Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing a very important paper, बच्चों क्वेश्चन बैंक फ्रॉम RBSC। तो कल हमने 28 क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर कह रही हूँ बच्चों इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, शुरू से लेके एंड तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, है ना, नोट करेंगे बच्चों, इन्हीं में से पेपर बनने के चांसेस है इस बार। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर जरूर कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, रिएक्शन x प्लस वाई गिव्स प्रोडक्ट रेट इक्वल्स टू k x टू द पावर a एंड y टू द पावर b, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों रिएक्शन तो दे रखी है ना, x प्लस वाई से प्रोडक्ट बन रहा है। अभी आपको जो रेट बोला है इसने, वो रेट क्या है, तो हम देख रहे हैं रेट इक्वल्स टू, रेट कांस्टेंट दे रखा है k, x की पावर है बच्चों a और y की पावर है b। ठीक है, अभी आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अब बच्चों देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर के सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट एक्सप्रेशन है, प्रैक्टिकल प्रूव्ड रेट एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म क्या है, x और y की पावर, तो पावर है a और b। तो बच्चों इनके सम को क्या बोलते हैं, तो इनके सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी a प्लस बी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों a प्लस बी। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन R gives P is a second order reaction. If concentration of reactant R is increased to 4 times, what will be increase in rate of reaction? तो बच्चों R मतलब reactant, P मतलब product। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन बनाऊं तो मैं कहूँगी भाई रेट इक्वल्स टू K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, और पावर क्या हो जाएगी, तो मैं कहूँगी सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 2। अब इन्होंने क्या किया कि R की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी, तो भाई न्यू रेट बता दो। तो न्यू रेट इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी K, कंसंट्रेशन कितनी कर दी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ना यहाँ पे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो ये कर दी इन्होंने 4 टाइम्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, पावर हो गई 2। तो अभी तुम बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे भाई, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दो, बस सिंपल। तो होगा क्या, रेट रेट कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, है ना, और सॉरी न्यू रेट पुरानी रेट का कितना गुना होगी आएगा, के कैंसिल हो जाएगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, तो 4 के स्क्वायर में बढ़ेगी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 जा 60। तो मैं कहूँगी भाई नई रेट जो होगी वो पुरानी रेट का 16 गुना हो जाएगी, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर विल बी 16 टाइम्स। क्लियर, कंसंट्रेशन की पावर में होता है ऑर्डर, तो कंसंट्रेशन की पावर रख देती हूँ 2, है ना। अब आपने कहा कंसंट्रेशन 4 टाइम कर दी, तो 4 की पावर 2 यानी 16 टाइम्स नई रेट हो जाएगी। तो सिंपल आंसर है 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 2 टाइम्स, rate of reaction becomes 8 times, what will be the rate, sorry what will be order of reaction। तो आपको कोई रिएक्शन दिए ही नहीं, ऑर्डर आपसे पूछा है, तो भाई फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला होता है रेट इक्वल्स टू K और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और पावर है N। यहाँ N क्या है, तो यहाँ N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने यहाँ N मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को दुगना किया, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 2 टाइम्स, तो भाई मैंने इस R को क्या कर दिया, 2R कर दिया। ठीक है, K रख लेते हैं। अभी जो नई रेट है वो हो गई 8 टाइम्स, यानी न्यू रेट की जगह क्या लिख दूं, 8 इंटू रेट। ठीक है ना भाई, इसको डबल करती हूँ तो ये 8 गुना हो जाता है। दिस इज इक्वेशन 1
दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दो। शॉर्ट में करना है बच्चों तो शॉर्ट में कर सकते हो भाई, इधर 2 की पावर n है, उधर 8 है ना, तो 8 को क्या लिखूँ, 2 की पावर 3 लिख दूँ, 2 की पावर n इक्वल्स टू 8, 8 को क्या लिख दूँ, 2 की पावर 3, तो n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। और ऐसे प्रॉपर करना है, मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता, थियरी में आ जाता, तो पूरा करना पड़ता ना, इसलिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 8 इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो भाई 8 को मैं लिख दूँ 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब बच्चों बेस कॉमन होते हैं तो पावर इक्वल होती है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बेस कॉमन है तो पावर इक्वल होगी, तो हियर n विल बी 3। ठीक है ना, अगर मैंने दुगना किया तो ऑर्डर 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ जो ऑर्डर आ रहा है, n की वैल्यू आ रही है वो है 3, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों आपको याद रखना है, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं, वो सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हालांकि इस बार आपके फिजिक्स में डिलीट हो गया रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना, तो उसमें आपको पढ़ना था, उसमें आता है डीके कांस्टेंट लेमडा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। और तुम्हें याद हो तो हमने भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था के रेट कांस्टेंट 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, दोनों फॉर्मूले सेम है, क्योंकि सारे न्यूक्लियर रिएक्शन, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ग्राफ शोज विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ग्राफ है इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ, और ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर। तो ऐसा तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, याद करो, k इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। किसके लिए पढ़ा था हमने ये, तो हमें याद है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को देख के क्या कहोगे कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। इस फॉर्मूले को देख के तो लग रहा है कि टी हाफ क्या है, टी हाफ कांस्टेंट, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, के चेंज होगा तो टी हाफ जरूर चेंज होगा, अदरवाइज तो टी हाफ कांस्टेंट है ना। तो हम कहेंगे भाई टी हाफ कांस्टेंट कब होगा, तो काइनेटिक्स कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी अब आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऑप्शन ए। नाउ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो अभी तो पढ़ा है ना, किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, ठीक है, रेट कांस्टेंट, हाँ के चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट के हिसाब से टी हाफ चेंज जरूर होगा, कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। तो बच्चों हम कहेंगे ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है रेट कांस्टेंट के साथ, सो आंसर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव कॉलोइडल सोल्यूशन। अभी याद करो आपने पढ़ा था एक मेथड पेप्टाइजेशन याद करो आपने पढ़ा था, उसमें था फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, लाइक मैंने बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, रेड ब्राउन पीपीटी होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। ठीक है, अब बच्चों जब कोई फ्रेश पीपीटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, है ना, मैंने पीपीटी ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, अभी एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मान लो FeCl3, ठीक है, तो इधर भी Fe है उधर भी Fe है, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन Fe को ले लेगा ही, Fe को अपनी सरफेस पे लेके एडजॉर्ब कर लेगा, ठीक है, Cl- मीडियम में सस्पेंडेड रहेंगे, है ना। तो बच्चों ये कॉलोइडल सेल्स के पार्टिकल्स हो जाते हैं, इसको एडजॉर्ब करते, तो भाई ये प्लस को एडजॉर्ब कर रहा है, तो सॉल कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव सॉल। अभी AS2S3 है तो ये सल्फर -2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये होता है नेगेटिव सॉल्ट, तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव सॉल्ट, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर सॉल्ट इन इफ पार्टिकल साइज ऑफ सिल्वर इज 6 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर। तो बच्चों अगर सिल्वर पार्टिकल का साइज 6 × 10⁻⁻5 है तो इसका कलर होता है येलो ऑरेंज,
और 9 इंटू 10⁻⁻5 है तो होता है रेड ऑरेंज। तो फिलहाल साइज 6 इंटू 10⁻⁵ है तो कलर विल बी येलो ऑरेंज। ये याद करना है आपको। आंसर डी। व्हाट इज CMC? CMC है बच्चों, अच्छा व्हाट इज CMC फॉर सोप? क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, है ना। मतलब वो कंसंट्रेशन जब सोप जो है वो क्या करना शुरू करेगा, कॉलोइडल साइज के पार्टिकल बनाना शुरू करेगा, या मैं कह दूं झाग बनाना शुरू करेगा। तो CMC फॉर सोप आपको याद रखना है, दैट इज 10⁻³ मोल पर लीटर। वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे कोई कॉलोइड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है और उस कंसंट्रेशन पे वो कॉलोइडल साइज के पार्टिकल्स बनाता है। 100 और मोर देन 100 आयंस जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं और कॉलोइडल साइज के पार्टिकल बनाते हैं। उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो सोप के लिए कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ मोल पर लीटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज केसियस ऑफ पर्पल? तो बच्चों केसियस ऑफ पर्पल जो है दैट इज गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल को हम क्या बोलते हैं, केसियस ऑफ पर्पल। सो करेक्ट आंसर विल बी AU कॉलम, है ना। गोल्ड सॉल यानी केसियस ऑफ पर्पल। Which of the following is not a property of physical adsorption? तो बच्चों फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्बेंट जो एड्सॉर्ब कर रहा है और एड्सॉर्बेंट जो आके एड्सॉर्ब हो रहा है, उन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। यानी मैंने चारकोल रख दिया और उसने अमोनिया गैस को ले लिया, है ना, अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट कर लिया, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मैंने एक एड्सॉर्बेंट रखा है, इसने गैस को एड्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो पहले तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फिर थोड़ी दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल तो थोड़ा वीक हो जाएगा। अब बच्चों और दूर हो जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा अट्रैक्शन। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सारी लेयर बन गई, तो ये मल्टी लेयर तो होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नॉट अ प्रॉपर्टी। तो देखो मल्टी लेयर तो मैं कहूँगी हाँ मल्टी लेयर तो है। रिवर्सिबल तो बच्चों अगर मैं गर्म करूँ तो गैस उड़ जाएगी ना, है ना। भाई ये चारकोल है मान लो, दिस इज चारकोल, है ना, ये एक्टिवेटेड चारकोल कह दो, ठीक है भाई। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है ना। चारकोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस बड़ी होती है, ठीक है। अभी और ये है आपकी कोई पर्टिकुलर गैस। अब क्या हुआ, थोड़ी देर से अट्रैक्ट कर लिया, अब नई गैस आएगी तो पुरानी उड़ जाएगी, फिर नहीं आएगी तो पुरानी रॉल हो जाएगी। तो बच्चों रिवर्सिबल तो होता है, या मैं गर्म भी कर दूंगी तो सारी गैस उड़ जाएगी और छोड़ दूंगी तो वापस अट्रैक्ट हो जाएगी, तो रिवर्सिबल है। तो भाई मल्टी लेयर है, रिवर्सिबल है, दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब चीज़ें तो है ही। अब क्या नहीं है, तो भाई मल्टी लेयर है, रिवर्सिबल है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट इंक्रीजेस। ये क्या हुआ, अगर मैं गर्म करूंगी तो गैस उड़ जाएगी ना, तो एडसॉर्प्शन का हुआ, गैस का सरफेस छोड़ के इवॉल्व होना, दैट इज डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन मतलब गैस आएगी अट्रैक्ट होगी, डिसॉर्प्शन मतलब गैस उड़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो भैया ये कहाँ बढ़ रहा है, ये तो गलत हो गया। और आपसे पूछा भी है कि गलत स्टेटमेंट बताओ, सो आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स इन रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट? तो बच्चों स्कूबा डाइवर्स तुम्हें पता है एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज बेंड, BEND। अब होता क्या है, जब पानी में नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हेनरी लॉ यही कहता है प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब स्कूबा डाइवर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चला गया, धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चों वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे आने पे, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब ब्लड में जो नाइट्रोजन घुली है अब वो बाहर आना शुरू होगी। तो बच्चों गैस बाहर कैसे आती, बबल्स बनाती। तो ये जो बबल्स है उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज बना सकते हैं, मेडिकल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम तो रहेगा भाई, आप नीचे जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा है, गैस घुलेगी ब्लड में, और ऊपर आओगे तो ये समस्या तो रहेगी। अब ये समस्या से छुटकारा कैसे पाना है, इस प्रॉब्लम को तो कहते हैं बेंड। प्रॉब्लम रिमूव कैसे होगी, तो बच्चों वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 11.2% हीलियम भी भर देते, तो हीलियम भरने से क्या होगा, वो हल्की हो जाएगी।
अब हल्की हो जाएगी तो फटाफट वो इस स्पीड से बाहर नहीं आएगा जिस स्पीड से गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और बच जाएगा वो, ठीक है। तो उनके इंस्ट्रूमेंट में क्या है, तो बच्चों उनके इंस्ट्रूमेंट में है हीलियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। हालांकि हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों करेक्ट, लेकिन अभी यहाँ बताना है और स्कूबा डाइवर मेंशन किया है तो ऑक्सीजन सिलेंडर है और हीलियम बढ़ना जरूरी है, इसलिए हीलियम वाले आंसर को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बच्चों कल ही बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, शायद कल पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन में था, मैंने कहा था हाइड्रोजन को फोन करना है। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बंधा हो, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो तो पक्का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन के साथ कुछ एक कंपाउंड है उसमें ही बनाएगा, HCl में तो नहीं होता। HCl तो अपने आप में गैस है, हालांकि पानी में घुल जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, इसलिए आप लैब में यूज़ करते हो तो आपको लगेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो एसिड है ना, लिक्विड है, नहीं, नेचुरली वो गैस है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में आपको मिला है वाटर में डिजॉल्व होके और वो अच्छे एसिड की तरह बिहेव करती, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सो आंसर विल बी बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट IP। अब बच्चों हाईएस्ट IP के लिए अगर आप फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा नियॉन 3s2 3p3, क्लियर, नियॉन 3s2 3p3, तो क्या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगी स्टेबल है। और बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तुम एनर्जी देते हो दैट इज IP। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो भाई बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करोगे तो IP ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा IP जो माना जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। नाउ शेप ऑफ XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। हालांकि देखो डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है बट क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। XeF4, तो बच्चों XeF4 सेंट्रल एटम कौन है, तो हम कहेंगे F4। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे भाई फ्लोरीन बना रहा है 4 सिंगल बॉन्ड। नाउ सॉरी फ्लोरीन नहीं, ज़ीनॉन कितने बॉन्ड बना रहा है 4 सिंगल बॉन्ड। नाउ ज़ीनॉन इनर्ट गैस है। अब बच्चों अगर ज़ीनॉन इनर्ट गैस है मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यूज कितने कर रहा है 4, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पड़े हैं। ज़ीनॉन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के पास वैलेंस शेल में, इनर्ट गैस मतलब ऑक्टेट पूरा, तो भाई वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से काम में कितने ले रहा है, बॉन्ड कितने बना रहा है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। मतलब मैं कह दूं कि 2 लोन पेयर, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ बच्चों 2 लोन पेयर। अभी इसका स्ट्रक्चर देखो तो बॉन्ड पेयर 4, ठीक है, लोन पेयर 2 और टोटल हो गया 6। तो बच्चों बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो मैं कहूँगी sp3d2, ठीक है। अब sp3d2 का बेसिक स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, तो मैंने ऑक्टाहेड्रल का बेसिक ढांचा दिया है, लेकिन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन मेरे पास एटम ही नहीं, 6 बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं होगा। तो बची जो ज्योमेट्री वो क्या है, स्क्वायर है। ज़ीनॉन बीच में है, चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन है और ऊपर नीचे उसके लोन पेयर है, तो ये जो ज्योमेट्री है दैट इज स्क्वायर। अब ये पूरा इसलिए बताया, मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएंगे बच्चों। सो ज्योमेट्री तो मैं कहूँगी भाई ये ज्योमेट्री है और ये ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। नाउ नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्चुअली ये नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए बच्चों। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो बच्चों देखो 3 ऑक्साइड ही न्यूट्रल है जो आपको याद रखने हैं, है ना, नीट में भी काम आएगा, जेई में भी काम आएगा। 3 न्यूट्रल ऑक्साइड बोलो तो आप कहेंगे CO, NO और N2O, ठीक है। अब चौथा तो तुम बता देना वाटर H2, भाई वाटर भी तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए मैंने 3 लिखे। तो भाई ये पूछ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे आंसर देना है दिस इज न्यूट्रल। क्लियर,
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेटेलॉइड इज, अब देखो दो आंसर दे दिए बच्चों। मेटेलॉइड कौन कौन है, तो मेटेलॉइड तुम याद कैसे रखोगे भाई, कौन कौन मेटेलॉइड है? तो देखो याद रख लेना बच्चों, भोले शिव जी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बदल देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो अपन सारे ही याद रख लेते हैं। ऐसी तेरी सब आत्मा, ठीक है, भोले शिव जी ऐसी तेरी सब आत्मा। अभी भोले मतलब बोरॉन, शिव जी मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, ऐसी मतलब आर्सेनिक, तेरी मतलब टेलुरियम, सब मतलब एंटीमनी, आत्मा मतलब एस्टेनिन। तो अभी यहाँ सब है, सब ये रहा। अब बोले भी तो दे दिया बोरॉन, तो दोनों ही क्या मेटेलॉइड। पर अभी आपके कोर्स में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली के हिसाब से आंसर देना था, तो फिलहाल आप लिख देना एंटीमनी, ठीक है। चलो, इनर्ट गैस विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एटमोसफेयर। तो बच्चों इनर्ट गैस तो होती ही 1% है। अब 1% में भी सबसे ज़्यादा, तो अभी आपके कोर्स में है नहीं इनर्ट गैसेस का सेपरेशन का मेथड, ठीक है, रेले मेथड और रैमसे मेथड, बहुत सारे मेथड। तो वो इनर्ट गैस बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं इम्प्योर आर्गन, क्योंकि उसमें आर्गन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा, ठीक है। और रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, वो तो रेडियम के अल्फा पार्टिकल डीके से बनती है, तो रेडॉन तो वैसे ही होती नहीं हवा में, इनर्ट गैस होती है लेकिन हवा में नहीं होती। अब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, तो बच्चों आर्गन, तो ये हो जाएगा आर्गन। H3PO3 इज अ, अब बच्चों H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरस, अस और इक, कम वैलेंसी वाला, अस इक वैलेंसी ज़्यादा वाला। तो H3PO3 में बच्चों है क्या स्ट्रक्चर, तो देखो कोई भी फॉस्फोरस का एसिड बनाओ तो P डबल बॉन्ड हो तो कंपल्सरी है, आपको P डबल बॉन्ड हो तो बनाना ही है। अब आप देख लो कितने OH बना सकते हो, तो बच्चों H3PO3 में एक O तो चला गया, अभी 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो मैंने लिख दिया, देखो ये OH अगेन OH, और अब H है तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब एक एसिड के स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप होते हैं वो होती है उसकी बेसिसिटी, कितने H आयन देगा, तो ये OH ग्रुप डिसाइड करेंगे कि कितने H+ छोड़ेगा। तो मैं कहूँगी यहाँ इसकी बेसिसिटी, OH ग्रुप मुझे तो 2 ही नजर आ रहे हैं, तो बच्चों ये है डाई बेसिक एसिड, ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी 2 है, तो आंसर हो जाएगा डाई बेसिक एसिड ऑप्शन 2। नाउ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2, तो भाई आपको SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, तो SO2 ये तो हो ही गया। अब इस सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन फैमिली का है, O स्टाइल से टीपो, तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस शेल में 6, तो बच्चों 6 में से 4 तो यूज हो गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, ठीक है। अभी देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, पता ही है ना बच्चों, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब बॉन्ड पेयर में बच्चों खाली सिग्मा बॉन्ड काम में लेना है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ वी हैव 2, और लोन पेयर कितना है 1, दोनों मिला दो तो 3 हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 + 1 3। अब बच्चों 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 में पहला हो गया S, फिर P, फिर P, तो 2 P हो गए, एक S हो गया, तो आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, sp2। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d4, ठीक है, देन X विल बी, तो एक एलिमेंट है, X लिखना चाहिए यहाँ पे, एन एलिमेंट X, तो बच्चों X + 3 है, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 3d4 है, ठीक है। अभी D भर चुका है, मतलब अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अंदर इनर्ट गैस तो हो गई, या चलो मैं 3d4 ही कर देती हूँ। अभी X का कॉन्फ़िगरेशन बताओ,
मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस दे दो। तो बच्चों 3D पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4s में से, फिर निकलते हैं 3D में से। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो से निकाले 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है 3D से, तभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है। तो अब मुझे x चाहिए, x+3 नहीं चाहिए, तो मैं तीनों इलेक्ट्रॉन इनको वापस दे देती हूँ। समझे ना भाई, x+3 मतलब x ने रिलीज किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D4। ठीक है, अब 3D के बाहर होता है बच्चों 4s। 3D भरता ही नहीं है जब तक 4s नहीं भरता है। तो 4s और 3D है ना, बाहर का ऑर्बिटल 4s और अंदर का हो गया 3D। अब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पहुंचा है, तुम 3 वापस दे दो। तो वापस दोगे तो पहले कहाँ फिल करोगे, 4s। अब s में तो 2 ही भर सकते, कैपेसिटी 2 की है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मैंने भर दी। अब क्या करें, तो बच्चों अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो मैं कह दूंगी 4s तो हो गया 2 और 3D कितना हो गया 5। और इनसे पहले कौन सी गैस आएगी, तो आर्गन, क्योंकि बच्चों 4s तो होता है, 4s2 अगर करते हो तो 20 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 4s2 से पहले 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होते हैं, यानी आर्गन, देन 4s2 देन 3d5। अब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बच्चों 18 तो हो गया आर्गन, 3d के हो गए 5, 4s के हो गए 2, मतलब 25 हो गया। और आपसे कॉन्फ़िगरेशन क्या, आपसे एटॉमिक नंबर ही पूछा है, एलिमेंट तो पूछा ही नहीं तो आप बताते भी मैंगनीज की बात चल रही है, अदरवाइज आपको लिखना है 25। सो आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूबी कॉपर। तो बच्चों रूबी कॉपर होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या मिलेगा आपको, Cu2O, तो आप लिखेंगे क्यूप्राइड या Cu2O या रूबी कॉपर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कॉइनेज मेटल। तो बच्चों पुराने टाइम में सिक्के किसके बनते थे, तो हम कहेंगे तांबा चांदी सोना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। तो कॉइनेज मेटल अभी देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड, आंसर डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो भाई पहली ट्रांजिशन सीरीज याद रखेंगे, SCTV कार में फेकोनी कुंजी। ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी में क्यों मन फेकोनी कुंजी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मर्जी पड़े जो, तो सिंपल लगता है मुझे SCTV कार में फेकोनी कुंजी, तो ये याद रख लो, क्या दिक्कत है। अब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। अब आपसे क्या पूछा भाई, कौन मैच नहीं करता, तो आयरन तो आ गया हमारी सीरीज में, वेनेडियम भी आ गया, सिल्वर तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कॉपर भी आ गया। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, सिल्वर, है ना। कॉपर के नीचे आता है बच्चों सिल्वर, है ना, ऐसे भी याद रखना है, तांबा चांदी सोना, कॉपर 3D में, सिल्वर 4D में और सोना गोल्ड 5D में। मान लो क्वेश्चन बदल देख लो, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में बताओ, तो सिल्वर सेकेंड में और गोल्ड थर्ड में, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, विच इज पैरामैग्नेटिक आयन। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपल्सरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर बात खत्म, पैरामैग्नेटिक है। अभी जिंक +2 की बात करूं तो देखो जिंक एटॉमिक नंबर 30, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d10। और अगर आप जिंक +2 के बारे में बोलोगे तो इट विल बी आर्गन 3d10। तो मैं कहूँगी ये तो पैरामैग्नेटिक किसी भी सिचुएशन में नहीं है। कैल्शियम +2, तो बच्चों कैल्शियम होता है 20, आर्गन 4s2। अगर आप कैल्शियम +2 की बात करोगे तो ये अकेला आर्गन इनर्ट गैस है, उसमें तो वैसे ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ निकल +2, तो बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर 28, सो दिस इज आर्गन 4s2 3d8। और अगर आप निकल +2 की बात कर रहे हो तो बच्चों दिस इज आर्गन और 3d8। अभी 3d8 है, यानी ये बना लो d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने अनपेड दिख रहे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे ना, तो हम कहेंगे है भाई निकल +2। अब Ag+ भी चेक कर लेते हैं। तो देखो कॉपर के जस्ट नीचे आता है सिल्वर, आता है, अभी बताया था तांबा चांदी सोना, कॉपर के जस्ट नीचे सिल्वर। अब बच्चों कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d10, आर्गन 18, 4s1 19, 3d10 29। मुझे सिल्वर पे जाना है, तो बच्चों आर्गन के नीचे की गैस हो गई क्रिप्टन, 4s1 के नीचे लिखना पड़ेगा 5s1 और 3d10 के नीचे लिखना पड़ेगा 4d10। तो Ag+ में जब पहुंचेंगे तो दिस विल बी 5s0 4d10। तो d10 है मतलब d में खाली तो नहीं है, अनपेड तो नहीं है, तो एक ही आंसर मिला मुझे पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी। नाउ टू अचीव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो बच्चों ट्रांजिशन में क्या होता है, ns और n-1d। अभी ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और वो छोड़ भी देगा तो मैक्सिमम कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 ही होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब ns के साथ साथ n-1d भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं कहूँगी अगर आप चाहते हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो मुझे दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए, ns एंड n-1d, both orbital electron required to get maximum oxidation state. क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। What is number of unpaired electron in Fe+3? अभी Fe का कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों Fe SCTV कार में फे को नहीं, तो फे मतलब आयरन यानी 26, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों 18 पे आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। अभी हमें चाहिए Fe+3, तो हो जाएगा आर्गन 4s। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, तो मैं कहूँगी 4s और 3d। पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो बच्चों 4s से, उसके बाद जाएगा 3d से। तो भाई टोटल मुझे 3 रिमूव करने, तो 4s से 2 गए, 3d से 1 गया, तो अब मुझे लग रहा है कि ये 3d5 होगा। अब बच्चों d में टोटल ऑर्बिटल होते हैं 5, तो ये फिल कर दिए मैंने 5। नाउ 1 2 3 4 5, तो मुझे लग रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 है, तो Fe+3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? कितना सिंपल पेपर है बच्चों, ठीक है। तैयारी करते रहना, आगे मिलेंगे, कल करेंगे इसके क्वेश्चन। 55 तक पहुंच गए, 90 तक मैं नेक्स्ट आपको करवा दूंगी, नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। तो बच्चों फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, फ़ायदा आपको जरूर करेगा। पूरी लगन से सारे क्वेश्चंस करना, याद करना, एक एक का कॉन्सेप्ट समझना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।